अगर फोर्स ज्यादा होगी तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, मास ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम होगा, अगर फोर्स ज्यादा होगी तो एक्सेलरेशन। हेलो बच्चों, तो आज हमारा टॉपिक होने वाला है फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन। फोर्स एंड लॉ ऑफ मोशन, चैप्टर 8, क्लास 9th। व्हाट इज फोर्स? फोर्स इज a push or pull that has ability to cause change in the motion। एक पुश और पुल होता है फोर्स, जो जिसके पास एबिलिटी होती है वो क्या कर सकता है, चेंज इन मोशन कर सकता है। मोशन, अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसे और तेज कर सकता है, कोई किसी ऑब्जेक्ट को रोक सकता है वो अपोजिट डायरेक्शन में, उसे क्या बोलते हैं, फोर्स। इसकी स्टैंडर्ड यूनिट क्या होती है, न्यूटन, एन से डिनोट की जाती है। अब बात करते हैं बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स के। अगर एक ऑब्जेक्ट है, इस पे ढेर सारी फोर्सेस लग रही हैं, या ये रेस्ट पे है या मोशन कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, रेस्ट पे है या मोशन कर रहा है कांस्टेंट वेलोसिटी से, वेलोसिटी या स्पीड से, और फोर्सेस इस पे लग रही हैं चारों तरफ से या किसी भी तरफ से। अब सारी फोर्सेस एक दूसरे को कैंसल आउट कर दे रही हैं, और ये जो इसका स्टेट है, रेस्ट है और मोशन में है कांस्टेंट वेलोसिटी से, ये अनचेंज रहता है, तो फोर्सेस क्या कहलाती हैं, बैलेंस्ड। अगर यहीं पे ऐसी कोई फोर्स लग रही है जो दूसरे फोर्स से कट नहीं हो पा रही है, जैसे ये 5 न्यूटन का है, ये 10 न्यूटन का है, तो रिजल्टेंट इसका क्या आएगा, 5 न्यूटन। टोटल इधर 5 न्यूटन की फोर्स लग रही है, तो ये क्या कहलाएगी, अनबैलेंस्ड फोर्स। तो फोर्सेस एक दूसरे को टोटली कट आउट नहीं कर पा रही हैं, तो फोर्सेस लग रही हैं लेकिन बैलेंस नहीं है। अब इसमें एक्सेलरेशन हो सकता है, या बॉडी मूव कर रही है और तेजी से मूव करने लगे, या बॉडी स्लो मूव कर रही है, स्लो डाउन होने लगे। ठीक है, इसे वो क्या बोलेंगे, अनबैलेंस्ड फोर्स। जैसे कि पहले वाला केस हुआ, इसमें क्या 10 न्यूटन लग रहा है, इधर 60 न्यूटन लग रहा है, रिजल्टेंट इधर 50 न्यूटन लगेगा। 10 न्यूटन इधर का कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल कर देगा 10 न्यूटन और ये 10 न्यूटन, तो इसमें क्या है, इसके रिजल्टेंट कितना आएगा, जीरो। ऑब्जेक्ट क्या होगा, रुका हुआ होगा। 30 न्यूटन हुआ, 100 न्यूटन हुआ, इसे बात करते हैं। 30 न्यूटन, 100 न्यूटन, रिजल्टेंट 70 न्यूटन इस साइड, स्टेशनरी नहीं होगा। 40 न्यूटन, 50 न्यूटन, इधर कितना रिजल्टेंट लग रहा है, 10 न्यूटन। वैसे इसमें 300 न्यूटन, रिजल्टेंट इस साइड में। वैसे इधर 635 न्यूटन इस साइड में, रिजल्टेंट। तो सिर्फ एक इकलौता यही केस है, इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्ट स्टेशनरी होगा, रुका होगा, कि फोर्सेस एक दूसरे को क्या कर रही हैं, कैंसल आउट कर दे रही हैं। ये बैलेंस फोर्स का एग्जाम्पल। इसमें क्या होता है बैलेंस फोर्स में, स्टेट ऑफ मोशन ऑफ द बॉडी इज नॉट चेंज। अगर रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगा, कांस्टेंट वेलोसिटी है, स्पीड है तो कांस्टेंट बनी रहेगी। अनबैलेंस्ड फोर्स में क्या होता है, द बॉडी चेंजेस स्टेट ऑफ मोशन, चेंज करती है। ठीक है, द नेट फोर्स ऑफ द सिस्टम इज जीरो। कोई सिस्टम होता है उससे नेट फोर्स कितनी होती है, जीरो होती है, क्योंकि पिछले स्लाइड में हमने देखा फोर्सेस एक दूसरे को क्या कैंसिल आउट कर देती हैं। इसमें एक्सेलरेशन नहीं होता, एक्सेलरेशन जीरो होता है। और इसमें नेट अनबैलेंस फोर्स में देखें तो इसमें जो फोर्सेस होती है ना वो जीरो नहीं होती है, जो नेट फोर्स होती है वो जीरो नहीं होती है। और सिस्टम में कुछ एक्सेलरेशन होता है या डिस एक्सेलरेशन होगा। दिस फोर्सेस कैन अल्टर द बॉडी शेप और साइज। इफ बॉडी को डिफॉर्म कर सकती है, मान लो इधर 10 न्यूटन लग रहा है, इधर 10 न्यूटन लग रहा है, बॉडी स्पंजी है, तो ये इसके शेप में डिफॉर्मेशन आएगा। बट स्टेट इजंट अल्टर, जिस जैसा पहले पॉइंट में कहा गया है कि स्टेट में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन हाँ बॉडी में डिफॉर्मेशन हो सकता है, साइज बढ़ सकती है, साइज घट सकती है। नॉट नॉट ओनली ज्योमेट्री बट स्टेट ऑफ मोशन और स्टेट ऑफ द बॉडी कैन आल्सो गेट अल्टर्ड। इसमें दोनों हो सकता है, इसमें ज्योमेट्री भी चेंज हो सकती है, शेप साइज भी चेंज हो सकती है बॉडी की, और वो मोशन भी कर सकता है, स्टेट ऑफ मोशन उसका चेंज हो सकता है। इनर्शिया, इनर्शिया क्या होती है, टेंडेंसी ऑफ द ऑब्जेक्ट होती है। अगर कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है, इस पे नेट फोर्स कितनी है, जीरो है। अगर वो किस कांस्टेंट स्पीड पे चल रहा है, कांस्टेंट वेलोसिटी पे चल रहा है, तो वो उसी वेलोसिटी पे चलेगा। इस टेंडेंसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इनर्शिया। या फिर वो रेस्ट है। कंडीशन क्या है इसमें, दोनों केसेस में कंडीशन यही है, नेट फोर्स जीरो है। अगर बॉडी किस पे है, रेस्ट पे है, तो वो रेस्ट ही मेंटेन करेगा, वो बॉडी की वो टेंडेंसी जिससे ये रेस्ट पे मेंटेन रहे, उसी को क्या बोलेंगे, इनर्शिया। आगे बात करते हैं न्यूटन थ्री लॉ ऑफ मोशन की। पहला क्या, न्यूटन फर्स्ट लॉ क्या था, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोलते हैं। मूविंग ऑब्जेक्ट कीप्स ऑन मूविंग। इसमें नेट फोर्स क्या होती है, अगर नेट फोर्स जीरो है तो ऑब्जेक्ट्स कीप ऑन मूविंग
ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट पे पहले से है तो वो रेस्ट पे ही रहेगा, ठीक। अनलेस एक्टेड अपॉन है अनबैलेंसिंग फोर्स, मतलब अगर नेट फोर्स 0 या बैलेंस्ड फोर्स लग रही है तो बॉडी की जो स्टेट है वो वही रहेगी। इसी को क्या बोल देंगे, लॉ ऑफ इनर्शिया। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ क्या कहता है, इसको F इक्वल्स टू ma की तरह रिप्रेजेंट करते हैं। मोर फोर्स मींस मोर एक्सेलरेशन, अगर फोर्स ज्यादा होगी तो एक्सेलरेशन ज्यादा होगा, मास ज्यादा होगा तो एक्सेलरेशन कम होगा। सिंपल सा एग्जांपल देख लेते हैं हम। हैवी बॉक्स होता है और लाइट बॉक्स होता है। इस पे जब हम लोग फोर्स एफ लगाएंगे, इस पे हम लोग फोर्स एफ लगाएंगे, तो ये ज्यादा तेजी से मूव करेगा इन कंपैरिजन टू दिस। न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन की बात करते हैं, इसको एक्शन रिएक्शन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, फोर्स एक्ट इन ए पेयर। इफ एन ऑब्जेक्ट exert a force on the another object, the second object exert an equal and opposite force. To every action there is equal and opposite reaction. अगर ये ऑब्जेक्ट इस दूसरे ऑब्जेक्ट पे कुछ फोर्स लगाता है तो ये ऑब्जेक्ट भी उतना फोर्स उसी के बराबर इस पहले वाले ऑब्जेक्ट पे लगाएगा। अब कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करते हैं। मोमेंटम क्या होता है, अगर कोई बॉडी मूव कर रही है तो मास इनटू वेलोसिटी, ये क्या कहलाता है, मोमेंटम। सेकंड लॉ ऑफ मोशन को रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी बोलते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, सेकंड लॉ को। क्यों, F इक्वल्स टू ma होता है। मास एक्सेलरेशन को v माइनस यू अपॉन टी लिख सकते हैं, mv माइनस mu अपॉन टी। चेंज इन मोमेंटम, इनिशियल फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम अपॉन टाइम। तो चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे क्या होता है, मोमेंटम हमेशा कंजर्व रहता है। इस बॉडी का पहले मोमेंटम कितना था, mvu m1 u1 बात, और इस बॉडी का m2 u2। कोलिजन के बाद फिर ये अपनी डायरेक्शन इस साइड कर लेगा, इसकी डायरेक्शन इधर हो जाएगी, तो फाइनल जो मोमेंटम होगा m1 प्लस m1 v1 m2 v2, इन दोनों का समेशन पहले वाले मोमेंटम के समेशन के बराबर आएगा। ठीक है, टॉपिक पूरा हुआ। अब हमें क्वेश्चंस करने हैं। पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट इसमें करेक्ट नहीं है। अलोंग ए फॉर एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है अलोंग स्ट्रेट पाथ इन एन एक्सिलरेटेड मोशन। एक्सिलरेटेड मोशन में स्ट्रेट पाथ में वो कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, क्या इसकी स्पीड कीप ऑन चेंजिंग, हाँ होगी। वेलोसिटी कीप ऑलवेज चेंजेस, हाँ वेलोसिटी तो चेंज होगा ही। इट ऑलवेज गोज अवे फ्रॉम द अर्थ, स्ट्रेट पाथ है तो ये तो जरूरी नहीं है कि अर्थ से दूर चला जाए, तो ये गलत होगा। ठीक है, तो इसमें हमें टिक करना होगा। फोर्स एक्ट ऑलवेज एक्टिंग ऑन इट, अगर एक्सेलरेशन हो रहा है तो ये कॉमन सी बात है, उसमें फोर्स एक अनबैलेंस्ड फोर्स लग रही है। सेकंड ऑप्शन है, सेकंड क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द थर्ड लॉ ऑफ मोशन एक्शन एंड रिएक्शन ऑलवेज एक्ट ऑन द सेम बॉडी। सेम बॉडी पे एक्ट होता है, नहीं। ने क्या पढ़ा है, इक्वल एंड अपोजिट। ये जितना लगाएगा इस बॉडी पे उतना ये बॉडी इस पे लगाएगी फोर्स। ऑलवेज एक्ट ऑन डिफरेंट बॉडी इन अपोजिट डायरेक्शन, ये सही है। हैव सेम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, नहीं। डायरेक्शन सेम नहीं होगी, मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन सेम नहीं होंगे, डायरेक्शन अपोजिट होंगे। एक्ट ऑन इधर बॉडी एट ए नॉर्मल टू ईच अदर, नॉर्मल मतलब परपेंडिकुलर टू ईच अदर, नहीं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अ गोलकीपर इन अ गेम ऑफ फुटबॉल पुल्स हिज हैंड बैकवर्ड, अपना हाथ एक गोलकीपर पीछे ले लेता है जब बॉल उसके पास आती है। बॉल तेजी से आएगी, बॉल जो है स्पीड से आएगी इस गोलकीपर के पास, तो ये अपना हाथ
पीछे ले लेता है। ऐसा क्यों होता करता है? एक्सर्ट लार्जर फोर्स ऑन बॉल? नहीं, ऐसा तो नहीं होता। रेड्यूस द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बॉल ऑन द हैंड? क्या जो फोर्स होती है उससे कम लगती है जब ये खींचता है? हमने क्या पढ़ा है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मोमेंटम को कम कर देता है इससे। हाँ, ये होता है, तो ये सही है। इंक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम? नहीं। डिक्रीज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम? फोर्स डिक्रीज हो रही है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम भी डिक्रीज होगा। फोर्थ क्या है? द इनर्शिया ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेंड टू कॉज द ऑब्जेक्ट टू इंक्रीज इट्स स्पीड? क्या इनर्शिया ऑब्जेक्ट की स्पीड बढ़ाता है? नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। स्पीड घटाता है? नहीं है, ऐसी तो बात नहीं है। टू रेजिस्ट एनी चेंज इन द स्टेट ऑफ मोशन? स्टेट ऑफ मोशन में जो कोई चेंज आ रहा है उसको रेजिस्ट करता है, उसको रोकता है। क्या यही डेफिनेशन है इसकी? हाँ, यही है। टू डेसेलरेट ड्यू टू फ्रिक्शन? नहीं, ऐसी कोई बात, फ्रिक्शन का कोई बात ही हमने नहीं की है अभी तक। अ पैसेंजर, इनर्शिया में फोर्स जीरो होता है, ध्यान देना। इनर्शिया में क्या होता है? फोर्स जीरो। फ्रिक्शन भी एक टाइप का फोर्स होता है, फ्रिक्शन फोर्स इसे बोलते हैं। A passenger is moving in a train, toss a coin, fall behind. It means the motion of the train is, अगर कोई पैसेंजर, एक ट्रेन जा रही है। ध्यान देना, अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। कोई ट्रेन जा रही है, ट्रेन के अंदर पैसेंजर बैठा है, इसने कॉइन टॉस किया, और कॉइन क्या, कहाँ जाके गिरा? इसके पीछे जाके गिरा। अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी से होता, वेलोसिटी जो v थी और v डैश थी, अगर v इक्वल्स टू v डैश होता तो इसके हाथ में आता, इनर्शिया हमने पढ़ा है अभी। लेकिन इसके पीछे जाके गिरी। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ट्रेन थी वो क्या कर रही थी? एक्सीलरेटेड मोशन कर रही थी। क्या? एक्सीलरेटेड। अगर रिटार्डेड होती तो इसके आगे ही गिर जाता। एक्सीलरेट हुई तभी तो ये आदमी आगे चला गया और ये कॉइन पीछे रह गया, तो इसका आंसर क्या होगा? 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपका HW है, इसको ट्राई कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग करेंगे, डिराइव द यूनिट ऑफ फोर्स यूजिंग द सेकंड लॉ ऑफ मोशन। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या है? F इक्वल्स टू ma। हमें F की यूनिट डिराइव करनी है। मास की यूनिट क्या होती है? तो 1 न्यूटन इक्वल्स टू 1 kg इंटू 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये कितनी आएगी? 1 kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से क्या बोलते हैं हम लोग? 1 न्यूटन। ठीक है, तो क्या आती है इसकी यूनिट? kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। उसकी SI यूनिट क्या होती है? न्यूटन। आगे बढ़े। डिराइव द यूनिट ऑफ फोर्स यूजिंग द सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। ये तो हो गया। A force of 5 Newton produces an acceleration of 8 meter per second on m1 and an acceleration of 24 meter per second on a mass m2. What is the acceleration? अगर दोनों masses को एक साथ टाई कर दिया जाए। पहले केस में बात करते हैं, m1, इसमें acceleration कितना हो रहा है? 8 मीटर पर सेकेंड। फोर्स कितनी है दोनों के लिए? 5 न्यूटन। तो इसका मास कितना आ जाएगा? F इक्वल्स टू ma। F कितना है? 5। मास निकालना है, 8 है, तो मास कितना आ गया? 5/8 kg। m2 के लिए
ऐसे निकालते हैं। m2 का एक्सेलरेशन कितना हो रहा है 24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये स्क्वायर होगा। तो फोर्स इक्वल्स टू क्या होता है m इंटू ए। फोर्स की वैल्यू कितनी है 5 इक्वल्स टू मास अपॉन एक्सेलरेशन कितना 24, तो मास कितना आ जाएगा 5/24। दोनों को आ गया। अब क्या करना है m1 प्लस m2 कर देना है। मास इक्विवेलेंट मास निकाल लेना इन दोनों का। तो F इक्वल्स टू एम ए लगा देना है, तो F बाई एम इक्विवेलेंट इक्वल्स टू एक्सेलरेशन F कितना 5, और जो इन दोनों का मास m1 m2 ऐड करने पे आएगा m1 प्लस m2 इक्वल्स टू एक्सीलरेशन। ठीक, तो आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं, छोटा सा सेशन था। थैंक यू। वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि मैं भी मोटिवेट होता रहूं। ठीक है, गुड नाइट।